देख पा रहे होंगे, जब मैं बात कर रहा हूँ कि अजंता की गुफा की, अगर हम बात कर रहे हो, जो अजंता की गुफा है, अगर आप देखोगे, ये आप देख पा रहे होगे, ये है, ये पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ, इधर से देखोगे, इधर की ओर पश्चिम की तरफ अगर आप ये देखोगे, तो ये टोटल कितनी है, 29 गुफाएं इसमें देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है। और 15, 14 और 15 के बीच में एक गुफा थी जिसे हम 15A के नाम से जानते हैं। तो ये है आपकी पूरी अजंता की गुफा। आप देख देख पा रहे होगे कि सादित की ये पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों के घाटी में, ये घुमावदार घाटी हम इसे भी कहते हैं, क्योंकि आप ये देखोगे अर्धचंद्राकार, या फिर ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये यू आकार कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उल्ट ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। और साथ ही हमने इसमें एक चीज छोड़ी थी, तो ये जो ये है, आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये आपके बाघोरा जो नदी है, ये 7 प्रांतों से क्या कहते हैं, 7 इसके झरने बहते हैं, तो यहाँ से ये गुजरते हुए आगे को ये निकल जाती है, ये गुफा आपकी अजंता। ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि गुफा संख्या 9 की जब हमने बात करी थी, तो गुफा नंबर 9 सातवाहन जो शासकों के समय में ये बनी थी। हमने कहा कि आपसे ये 100 से ईसा से 100 वर्ष पूर्व ये गुफा, जिसे हम हियान और महायान से संबंधित, हमने ये कहा कि चैत्य गुफा। और देखिए, जब हम 9वीं और 10वीं नंबर की गुफा की बात करते हैं, तो वाकाटक काल से ये संबंधित मानी जाती है। और इससे पूर्व हमने ये आपको ये बताया था कि 9वीं और 10वीं नंबर की जो गुफा है, वो सबसे पुरानी मानी जाती है। अगर हम यहाँ, हमने कहा सबसे पुरानी, अब इसमें से अगर मैं ये कहूँ कि सबसे प्राचीनतम गुफा कौन सी मानी जाती है, प्राचीनतम गुफा के रूप में हम किसको मानते हैं, बताइए। 10 नंबर की गुफा को। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 10वीं नंबर की गुफा को हम प्राचीनतम मानते हैं। ठीक है। माना जाता है कि इन गुफाओं के जो चित्र है, वो शुंगकालीन या कहीं ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी है, उस समय माने जाते हैं। कौन से, 9वीं और 10वीं नंबर की जो गुफा है, उसको विशेष तौर से ध्यान देखिएगा। क्वेश्चन क्या बनता है, 9वीं और 10वीं नंबर की जो गुफा है, वो किस कालखंड में, ये किसके समय में ये बनी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो इस गुफा के जो चित्र हैं, वो आपके शुंगकालीन ईसा पूर्व की जो पहली शताब्दी है, उस समय बने थे। बाकी जो चित्र हैं, वो गुप्तकालीन प्रेरणा से हैं। अब हमने आपको एक चीज बताओ, मुझे आप लोग ये बताओगे कि स्वर्ण काल किसे कहते हैं, स्वर्ण काल की संज्ञा जब दी जाती है, तो उसका मतलब क्या होता है, स्वर्ण काल किसे कहते हैं, बताइए जिससे आता है। गुप्त काल को कहते हैं स्वर्ण काल। इसमें जो है बहुत बहुत अच्छे चित्र बने थे। और कुछ, स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी जाती है, स्वर्ण काल ऐसा जिस काल। काल में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है, सबसे ज्यादा काम होता है, सबसे अच्छा काम होता है, उस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। बिल्कुल सही। ऐसा कालखंड, जिस कालखंड में सभी कलाएं, हम कलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम विशेषकर हम जो भी चीजें हमको अध्ययन करें, हम कला से रिलेटेड मानते हैं। ऐसा कालखंड है जिसमें सभी कलाएं क्या होंगी, शानदार तरीके से अपना कार्य कर रही होंगी, शानदार तरीके से वर्क कर रही हो। इस समय जितने भी कला के क्षेत्र में जितने भी हुनरमंद लोग होंगे, चाहे वो चित्रकला के क्षेत्र में हुनर रखते हों, या स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुनर रखते हों, या कहें मूर्ति कला के क्षेत्र में हुनर रखते हो, या कोई भी ऐसा वर्क हो जो ललित कला से संबंधित, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इस कालखंड में जितने भी चित्रकार रहे होंगे, सभी अपने जीवन को यापन करने के लिए, या कहें उनकी जो रोजी रोटी थी, वो सभी तरीके से निरंतरता चलती रहती है, सभी को काम मिलता है। तो ऐसा कालखंड को हम कहते हैं स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। अगर हम देखें अभी हमारे जो देश में, अगर हम कहें ये स्वर्ण काल की संज्ञा अगर हम दे कहें, तो अभी हमारे देश में स्वर्ण काल की संज्ञा नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्ण काल की संज्ञा तब मानी जाएगी जब हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मुहैया हो, वो गरीबी रेखा से ऊपर उठा हो, वो हर उसकी आवश्यकताएं की परिपूर्ति सरकार द्वारा की जाए, तो ऐसे कालखंड को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण काल कहते हैं। तो स्वर्ण काल अभी बता दिया है। देखिए, यहाँ पर गुफा संख्या 17 और 16, 17 और 19 की अगर हम बात करते हैं, तो गुफा नंबर ये जो है, वो आपके गुप्त काल है। गुप्त काल ही ऐसा कालखंड माना जाता है जिसमें सभी कलाएं अपने चरम पे थी, चाहे वो मूर्ति कला की क्षेत्र, तो अपने चरम पे इसलिए थी कि इस समय जितना भी आर्ट वर्क हो रहा था, वो बहुत ही ज्यादा सजीव और उसमें विविधता आ गई थी कहीं ना कहीं। तो ये कालखंड बहुत शानदार था। तो 16वीं और 17वीं और 19वीं गुफा जो थी, वो बेसिकली आप किससे संबंधित है, गुप्त काल से। वहीं आप देख पा रहे हो कि 8वीं और 8वीं होगी, 12वीं होगी और 13वीं गुफा का चित्र है, अपना अस्तित्व पूरी तरीके से खो चुकी है। क्वेश्चन क्या बनता है कि अजंता के वो कौन से गुफाएं हैं जो अपनी पूरी तरीके से अपना अस्तित्व खो चुके हैं चित्रकला के क्षेत्र में।
तो आपको पता नहीं, 10वीं नहीं 8वीं नंबर की गुफा में हो गया, और 12वीं नंबर की गुफा और 13वीं नंबर की गुफा में यहाँ पर आप देखोगे पूर्ण रूप से इसके जो कमरा है, जहाँ पे ये गुफा है, वो उसमें पूरी तरीके से जो नष्ट हो चुकी है, पूरी तरीके से सारी चीजें इसमें बुद्ध से संबंधित जितने प्रसंगों का वर्णन किया गया था, सारी तरीके से वो क्या हो गया, वो धूमिल हो गई, या कहें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। अब देखिए अजंता की 17 नंबर की जो गुफा है वो सबसे ज्यादा चित्रों वाली गुफा मानी जाती है। देखिए आपके सामने रख दिया जाता है कि अजंता की वह कौन सी गुफा है जिसमें सर्वाधिक रूप में चित्र मौजूद है। आपके सामने 16 नंबर की गुफा दी जा सकती है, 17वें नंबर की गुफा दी जा सकती है, 9वीं और 10वीं गुफा दी जाती। तो कंफ्यूज ना खाइएगा, अपने दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए कि जो सबसे ज्यादा जो चित्र हैं वो आपके क्या है, 17वीं नंबर की गुफा है, वो सबसे अधिक ये चित्र है। और ये जो गुफा है 17वीं नंबर की गुफा इसलिए सर्वाधिक इसमें चित्र है क्योंकि ये गुप्त कालीन कालखंड में ये बनी है। तो यहाँ पर ये बहुत बेहतरीन चित्र बुद्ध के जन्म के पौराणिक कथाओं का वर्णन दिखा। हमने कहा था कि जो मैंने आपको यहाँ पे ये दिखाया था, तो अगर यहाँ से चलोगे, यहाँ से पूर्व से लेके पश्चिम की तरफ अगर आप चलोगे, तो यहाँ पर से अगर हम गुफाओं के शुरुआत करते हैं, 1 गुफा, 2 गुफा, 3 गुफा, ऐसे करके हम गिनते जाते हैं, तो यहाँ पर तक ये क्या आ जाती है, आपकी 30 गुफाएं यहाँ पर आ जाती है। तो 30 गुफाएं, पहले तो हम कहते हैं कि 29 गुफाएं हैं, जो इसके बीच में कहीं पर 15A करके एक गुफा मिली थी, तो यहाँ पर उसको हम जोड़ते हैं, तो उसको लेके चलते हैं, तो आपकी जो गुफाओं की संख्या हो जाती है वो 30 हो जाती है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि 15 ना 14 और 15 के बीच में जो गुफा मिली थी उसे हम 15A के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। और देखिए मुख्य प्रवेश द्वार जो है वो गुफा संख्या 1 के सामने मुख्य द्वार है, जहाँ से आप सभी अजंता के जितने भी गुफाएं हैं उनका दीदार कर सकते हैं, उनमें जा सकते हैं। और बिना चित्र की दृष्टि से सबसे प्राचीन गुफा, देखिए याद रखिएगा कि हम कौन सी चीजें बोल रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ कि ऐसी गुफा जो बिना चित्र के दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो 13वीं नंबर की गुफा, हमने तो वैसे कहा था 10वीं नंबर सबसे प्राचीनतम है, तो वो बनने के कालखंड के क्रम में है। तो यहाँ पर हम जो बात करें बिना चित्र के दृष्टिकोण से, जिस गुफा में बिल्कुल भी चित्रों को चित्रांकन नहीं किया गया है, वो गुफा की अगर हम बात करते हैं, वो गुफा आपकी 13वें नंबर की है। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। जेम्स फ्यूगसन के अनुवाद में अगर हम बात करते हैं, इसके द्वारा जो अनुवाद किया गया था, नवीन गुफा नंबर 1 का ये अनुवाद किया गया था, याद रखिएगा। अब अजंता की गुफाएं जो वास्तुकला और मूर्तिकला ये चित्रकला की अभूतपूर्ण संगम यह कहा गया। ऐसा क्या इसको किस नाम से जाना है? यहाँ पर अगर हम चित्रकला की बात करते हैं, वास्तुकला की बात करते हैं, और साथ ही आपकी मूर्तिकला की बात करते हैं, तो इस इन 3 चीजों को क्या कहा गया है, ये बताइए, बताओ। अजंता की गुफा को किसका संगम कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। हाँ, किस चीज का संगम कहा जाए? त्रिवेणी। 3 कलाओं का यहाँ पर संगम देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको त्रिवेणी के रूप में ये जाना जाता है, याद रखिएगा। इतने में से सिर्फ एक ही बच्ची ने आंसर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो है, अगर तकनीकी दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं, तो अजंता को जो बनाने का जो टेक्निक था उस समय, भित्ति चित्र जो है कहीं ना कहीं विश्व में ये अपना अभिन्न, या कहें एक अपना महत्वपूर्ण स्थान ये रखती है। जब हम बात करते हैं अजंता, अजंता में जो गुफाएं बनी हैं, बेसिकली जितने भी चीजें हैं जिसमें बुद्ध के जन्म के जीवन के घटनाक्रमों का जो चित्रांकन किया, कितने कथाओं का वर्णन किया गया है अजंता की गुफाओं में, बताइए जल्दी। सर 547। हाँ, और मुझे बताइए अजंता की गुफाओं में कितनी 547। अजंता की गुफाओं में कितनी रेखाओं का प्रयोग किया गया है? अजंता की गुफाओं के अंदर सर 20 सर 20 प्रकार की रेखा होंगे। 30 प्रकार की रेखाएं। 20 प्रकार की रेखाओं से क्या किया गया, अजंता के भित्ति चित्रों को क्या किया, बनाया गया है, याद रखें। जो आज आपके विश्व स्तर पर इन गुफाओं की सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में इसकी जैसी गुफा अन्यतर किसी स्थान पर नहीं मौजूद है, तो ये अपने आप में बेशकीमती है। अजंता के जो जो गुफा चित्रों की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन बहुत दफे ये क्वेश्चन बना है, पीजीटी टीजीटी में या नेट में कहें, तो ये कई दफे ये क्वेश्चन बना है कि अजंता की जो गुफा है, गुफा किसको समर्पित है? तो बुद्ध धर्म से, बुद्ध धर्म को समर्पित है, और बुद्ध धर्म से संबंधित क्या यहाँ पर चित्र बने हैं। इन चित्रों में अगर हम देखें प्रकृति और, सर बोलिए।
कितने प्रकार की रेखाओं का प्रयोग हुआ है अजंता में? 20 प्रकार की रेखाओं का इसमें क्या किया है, प्रयोग किया गया है अलग अलग तरीके से। ठीक है, ओके सर। 3 प्रकार की कलाओं का प्रयोग किया गया है अजंता में, इसीलिए इसको अजंता को तीन तीन कलाओं की त्रिवेणी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें आप देखते हो वास्तुकला हो गया, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, ये अजंता की गुफा किसको समर्पित है, तो आपको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म को ये समर्पित है। यहाँ पर प्रकृति या बुद्ध के जो बोधिसत्व, जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, या कहीं फिर उनके जो जन्म जन्मांतर के जो घटनाक्रम है, जो के पूर्व जन्मों के जो कथाएं हैं, उनका भी कहीं न कहीं इस गुफाओं में शानदार तरीके से क्या गया है, चित्रांकन किया गया है, याद रखिएगा। हम जब बात करते हैं जो इसके अंतर्गत जो कथाएँ हैं बुद्ध के, तो उनके वर्णनात्मक दृश्य हमें कहीं न कहीं मिलते हैं। वर्णनात्मक दृश्य का मतलब ये होता है कि हम किसी कहानी को चित्रों के माध्यम से कहीं न कहीं उकेरना, बिना दर्शक उसको देखे ही वो पूरी चित्र का क्या करता है, कहीं न कहीं कल्पना करने लगा, उस कहानी को अपने मस्तिष्क में कहीं न कहीं सँजोने लगता है, तो जिससे हमें आसानी होती है कि क्या-क्या चीज़ें घट रही हैं, तो ये तमाम चीज़। ठीक है, अजंता की समस्त गुफाओं में जो चित्रों का जो निर्माण किया गया है, अब अगर हम देखते हैं तो अब सिर्फ 6 गुफाओं में ही क्या है, चित्र अवशेष बचे हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि अजंता की कितनी गुफाओं में अब चित्र शेष बचे हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो 6 गुफाएं हैं। 6 गुफाओं में ही क्या है, आपके चित्र शेष बचे हैं। अब यहाँ से आता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, क्वेश्चन यहाँ पर से बनेंगे आपके। देखिए, गुफा नंबर हमने कल भी पढ़ लिया था, गुफा नंबर 16, तो अभी आपको थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें मैंने नई ऐड करी हैं, तो उसको देख लीजिए। गुफा संख्या 16 की अगर बात करते हैं, तो इसके कुछ प्रमुख चित्रों की अगर बात करते हैं, तो इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्णित करने का जो आपको कहीं न कहीं उत्तेजित कर देते हैं, कहीं न कहीं आपको कहीं रुचिप्रद करने के लिए एक जो सराय जाता है, वो ब्रह्मदेव को ये जाता है, याद रखने का। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन बजाय महादेव, जो ब्रह्मदेव का जो चित्र है, वो कौन किस गुफा में मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए ये 16 नंबर की गुफा में स्थित है। अब हम यहाँ पर दे रहे हैं बुद्ध का विश्वक्रमण का चित्र, अगर हम कहें तो इसमें अगर देखोगे, तो इस चित्र में बेसिकली जो दर्शाया गया है, बुद्ध के ग्रह ग्रह त्याग का जो चित्रांकन दर्शाया गया है, तो ये अगर 16 नंबर की गुफा को देखोगे, उसके जो बाईं दीवार है, बाईं दीवार के ऊपर ये चित्र बनाया गया है कि जब गौतम बुद्ध जब अपने घर का जो त्याग करते हैं, तो उसका बहुत ही बृहंगम दृश्य को इसमें कहीं न कहीं दर्शाया गया है, जिसमें बुद्ध अपनी पत्नी को यशोधरा व राहुल को ये सौंपता है, और वो उसको छोड़ के चले जाता है। देखिए, राहुल का समर्पण, या कहें यशोधरा और राहुल का समर्पण, जो हम कहते हैं बुद्ध का समर्पण जो त्याग वाला होता है, तो यही त्याग है। तो याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें गौतम बुद्ध क्या करते हैं, अपनी पत्नी का त्याग, साथ ही अपने पुत्र का त्याग करते हैं, और उसको छोड़कर वो जाते हुए दर्शाया गया है। तो यही चित्र आपकी किस गुफा में है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना चाहिए गुफा नंबर 16 में ये दिखाया गया। हमने कल कहा था कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्र की बात करी थी, तो मरणासन राजकुमारी क्या है, अलग अलग जो जितने भी दार्शनिक रहे हैं, या जितने भी विद्वान रहे हैं, उन विद्वानों ने मरणासन राजकुमारी का अलग अलग तरीके से अपना चित्रांकन किया गया है, अपने अपनी तरह से थ्योरी दी है। अब जो चित्र अजंता के गुफा नंबर 16 में जो बना है, उस चित्र को देखकर जिस विद्वान ने उस चित्र को देखने के पश्चात जो अपनी आधार पर जो कथा का वर्णन किया गया है, अलग अलग तरीके से किया गया। विद्वानों ने राजकुमारी की जो पहचान बुद्ध के सौतेले भाई नंद की क्या की पत्नी, जो बहुत ज्यादा सुंदर थी, उसके रूप में किया गया। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, मरणासन राजकुमारी किसकी पत्नी है, तो गौतम बुद्ध का जो भाई है, वो नंद की पत्नी है। अब हम अगर ग्राफिक के आधार पर अगर देखें, तो फॉरेलेशन, ये रेखांकन इसमें सबसे अच्छा कहने का मतलब है कि जो ये मनासन राजकुमार जो मरने की अवस्था में है, उसको इस प्रकार से वेदना पूर्ण, या फिर उसको भाव विभोर करके इस प्रकार से दर्शाया गया, उसमें वेदना, करुणता, दया, ये तमाम भाव इसमें कहीं ना कहीं दिखा है। वेनिस अच्छा ये रंग भर सकता है, इसमें ये कहा गया है, और लेकिन इसमें सबसे अच्छा सुंदर भाव कोई नहीं भर सकता है। कहने का मतलब है कि इतना शानदार तरीके से इस चित्र को जो कोई अलग-अलग तरीके से जो विद्वान कहते हैं कि इसको कोई और नहीं भर सकता, तो ये जो क्या था, इसका मैं कल भी मैंने बताया था कि जब जो बुद्ध का जो भाई है, जो सौतेला जो भाई है, जो एक राजा के रूप में हम मानते हैं, राजा के रूप में होता है, इसकी जो पत्नी होती है,
जो हम जिसे कहते हैं मनासन राजकुमारी, राजकुमारी जो इसकी पत्नी थी, जब इनको पता चलता है कि मेरे पति ने क्या कर दिया, सांसारिक जीवन का त्याग करके बुद्ध के शरण में ये चले गए हैं, या कहें इन्होंने घर त्याग दिया, या कहीं एक सन्यासी का जीवन इन्होंने धारण कर लिया, तो ये सुनकर क्या होती है, जो राजकुमारी है उसको बड़ा ही धक्का लगता है। वो कहती है कि अब जब तुम ना रहे तो मेरा ये जीवन किस काम का, अब आपने मुझे त्याग दिया। तो कहीं ना कहीं वो बेसुध होकर पलंग पर लेट जाती है और गिर जाती है, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में हो जाती है, जैसे कि उसका पति इस दुनिया से विदा हो गया। उस प्रकार की जो करुण वेदना होती है, उस वेदना में वो चली जाती है। साथ में उसमें ये जो चित्र दिखाया गया, उसके आसपास कुछ दासियां खड़ी हुई हैं। दासियां उसको, कोई दासी उसको उठा रहा है, कोई उसके पैर मार रहा है, कोई उसको पंखा कर रहा है, कोई पानी पिला रहा है, और नीचे कुछ और लोगों को दर्शाया गया, उसको जमीन पे बैठाया दर्शा रहा है कि वो सभी लोग ये कामना कर रहे हैं कि जो मनासन जो राजकुमारी है वो ठीक हो जाए, उसकी दुआ कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को दर्शाया गया जिसमें ये कहा गया है कि रानी है जो वो मृत्यु के द्वार पर खड़ी है। तो ये चित्र को दर्शाया गया। अब बात करते हैं इसी का दूसरा पॉइंट, देखिए अश्वघोष द्वारा रचित सौंदर्य नंद काव्य के अनुसार अगर हम बात करें तो बुद्ध के भाई नंद की कथा का चित्र इसमें दिखाई गया। कहने का मतलब है, या कहें जो मनासन राजकुमारी में, इसमें दोनों चीजें को इसमें दर्शाया गया है। याद रखिएगा, एक तरफ बुद्ध के भाई जो नंद को दर्शाया गया है, साथ ही दूसरी तरफ वो मरासन की अवस्था में उसको दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी गुफा संख्या है जिसमें अजातशत्रु का महात्मा बुद्ध की भेंट करते हुए चित्रांकन दर्शाया गया है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिए, नोट भी कर लीजिए। जो ये चित्र है गुफा नंबर 16 में ये चित्र है जिसमें अजात शत्रु, ठीक है, ये क्या करता है, बुद्ध महात्मा बुद्ध से क्या करता है, भेंट करता है। ये चित्र भी दिखाया। अधे तपस्वी माता का जो माता पिता का जो चित्र है, ये भी आपके गुफा नंबर जिसमें दिखाया गया 16 में। ये है चौथे नंबर का जो पॉइंट है, वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गुफा नंबर 16 की हम बात करेंगे। गुफा नंबर 16 की कुछ महत्वपूर्ण चीजों में हम बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने ये पढ़ा चुका हूँ कि इसको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैंने इसमें कुछ चीजें ऐड करी हैं जो महत्वपूर्ण है। मुझे लगा कि ये चीजें आपके सामने रखनी चाहिए, तो इसलिए पुनः इन चीजों को मैं लेके आ रहा हूँ। देखिए गुफा नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, तो इस गुफा नंबर 17 को हमने किस नाम से जाना जाता है, चित्रशाला। चित्रशाला क्यों कहा जाता है? मुझे एक क्वेश्चन ये बताइए कि अजंता की वो कौन सी गुफा है जहां पर सबसे अधिक शरणार्थी रूप में चित्र बने हैं, बताइए। गुफा संख्या 17। 17। समझिए किस कालखंड में बने, किसके समय में बना था? गुप्त काल में। गुप्त काल, ठीक है। देखिए गुप्त काल में ये गुफा बनी, इसीलिए इसे गुफा नंबर 17 का दर्जा दिया गया है। 17 का इसीलिए कहा गया, इसको चित्रशाला का इसके लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर चित्रों की विविधता, यहाँ पर सभी प्रकार के चित्र आपको यहाँ पर मौजूद। ये कहीं इस रूम में आप देखोगे हर जगह आपको चित्र, तो इसीलिए इसको चित्रशाला के रूप में कहा गया है, याद रखिएगा। इसमें बुद्ध के जीवन के बहुरंगी छटा देखने को हमें मिलती है। मैंने इसलिए आपको पूर्व में कह दिया कि बुद्ध के पूर्व जन्म से लेके मृत्यु तक का सभी चीजों का इसमें शानदार तरीके से वर्णन किया गया है, और साथ ही प्रकृति को, जीव जंतु, अलग अलग चीजों को इसमें समावेशी स्वरूप इसमें दर्शाया गया है, याद रखिएगा। इसमें जातक कथाओं का बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन किया। जातक कथाएं किसे कहते हैं, बताइए, जल्दी बताइए। सर बुद्ध गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के पूर्व की घटनाएं। बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है, याद रखिए। गुफा ये 17 नंबर की एक के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सम्राट का सुनहरे हंस से बात करते हुए चित्र यहाँ पर दर्शाया गया। एक सम्राट है, वो सम्राट क्या कर रहा है, एक बहुत ही शानदार सुनहरे रंग का गोल्डन कलर का एक हंस है, उससे कहीं ना कहीं चित्र बात करते हुए ये चित्र आपकी गुफा नंबर 17 के बाईं दीवार पर इसको दर्शाया गया है। ये कहीं ना कहीं उस से विविधता के विचार इसमें दर्शाए गए हैं, कहीं की चित्र में बढ़ चढ़कर विश्व की कोई और, ये जिस प्रकार की ये पेंटिंग बनाई है, तो विश्व में अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार का जो चित्र है
एक सम्राट किसी सुनहरे गोल्डन जो हंस है उससे बात करते हुए जो इसमें जो चीजें दर्शाई गई हैं वो अन्यतर किसी पृथ्वी में अगर मैं बात करूँ पृथ्वी पे अन्यतर किसी भी स्थान पर ये चीज प्रकार की चित्रों को हमें नहीं देखने को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है राहुल समर्पण या कहें माता और शिशु का जो विश्व प्रसिद्ध जो चित्र है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट डाउन करिए, याद रखिएगा। हम जब बात कर रहे हैं कि राहुल का समर्पण, राहुल का समर्पण कहो या कहें फिर माता और शिशु का जो चित्र है वो ये जो चित्र है आपके विश्व विख्यात ये चित्र है, सर्वाधिक प्रसिद्ध ये चित्र है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुफा नंबर 17 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। गुफा नंबर 17 को 2-3 बार पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ सकते हो तो वीडियो देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। इसमें बुद्ध के मानव आकार के जो चित्रों को आगे एकमात्र एक क्या है एक पुत्र को दर्शाया गया है, उसके चरणों पर उसको दर्शाया गया है, याद रखिएगा। देखिए आगे अपने एकमात्र पुत्र जो राहुल कथागत के चरणों पर क्या है बुद्ध चरणों में भिक्षा के रूप में भिक्षु के रूप में यहाँ पर समर्पण करते हुए यशोधरा का चित्र दिखाया गया है, याद रखिए। जब गौतम बुद्ध क्या कर देते हैं, आप ये भिक्षा के रूप में या मांगने आते हैं तो अपनी ये यशोधरा के पास कुछ नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उनको बुद्ध को देने के लिए कुछ नहीं होता है तो वो अपने पुत्र को ही समर्पण कर देती है, याद रखें। इसीलिए कहा गया है कि राहुल का समर्पण की जो उसका जो ये पुत्र है उसका जो नाम है, तो इसीलिए जब बुद्ध एक भिक्षु के रूप में जब आते हैं तो भिक्षु के रूप में जब आते हैं तो यशोधरा का चित्र इसमें दर्शाया गया है, वो बहुत ही वेदना के साथ आंखों में करुणता लिए हुए तो कहीं ना कहीं ये राहुल को समर्पित कर देती है, बुद्ध को भिक्षा के रूप में दे देती है। तो ये जो चित्र है बहुत ही शानदार मनमोहक ये चित्र है। हेवल महोदय ने इस चित्र को जावा के बोरो बिंदु के से प्राप्त किया है और इसकी कला समीक्षा की अगर कहें तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है प्रसिद्धित ये चित्र है, इसमें प्रशंसता ये कहीं ना कहीं दर्शाई गई है, तो ये चित्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्वेश्चन क्या बनता है कि गुफा अजंता की कौन सी वो गुफा संख्या है जिसमें राहुल समर्पण का चित्र है या कहा जाता है माता और शिशु का चित्र है, तो ये दर्शाया गया है 17वें नंबर की गुफा में। अब देखिए मैं वो गुफाओं को आपके सामने रखा हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 1 की कुछ प्रमुख चित्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब देखिए प्रमुख चित्रों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ तो यहाँ पर मार या कहें कामदेव विजय का चित्र यहाँ पर दिखा है, मार विजय जिसे हम कहते हैं। ओबियसली आप देखोगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मार विजय का चित्र पूछा जाता है, ठीक है। ये किस गुफा में है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कामदेव का जो चित्र है यह कहे मार विजय जो सभी वासनाओं पर क्या कर रहा है विजय प्राप्त कर लेता है, तो इसको दर्शाया गया। तो कामदेव का जब हम चित्र की बात करते हैं तो इसमें क्या है बुद्ध तपस्या में क्या है कहीं ना कहीं लीन हुए हैं, मग्न मुग्न हुए हैं। इन्होंने कामदेव की कई कन्याओं के साथ रिझाने की किया है प्रयत्न किया है। कामदेव इसमें क्या करते हैं जब इंद्र क्या बोलते हैं आदेश देते हैं कि जाइए हे कामदेव आप जाइए धरातल पर, ये बुद्ध जो तपस्या कर रहे हैं तो उनकी तपस्या को कहीं ना कहीं आप भंग कीजिए। तो इस प्रकार का जो वर्णन मिलता है हमें अलग अलग किताबों में, तो उसमें कामदेव क्या करते हैं अपने साथ बहुत ही शानदार ये जो अप्सराएं होती हैं जो गंधर्व कन्याएं होती हैं देव कन्याएं होती हैं तो उनको ले जाते हैं। तो बुद्ध के सामने क्या कि वो नित्य उसको रिझाते हैं, अलग अलग तरीके से अपने प्रयत्न करते हैं, तो वो रिझाने का यहाँ पर प्रयत्न करते हैं। अब ये क्या करते हैं कहने का मतलब है कि इसमें जो कामदेव के ऊपर क्या करते हैं बुद्ध ने इसको विजय प्राप्त कर लिए, तो इन जो रिझान है जो जो रिझा रहे हैं तो उन पे भी क्या करते थे वो अपने कहीं ना कहीं उसमें विजय प्राप्त कर लेते हैं, उनके रिझाने में नहीं आते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की, हम बोधिसत्व पद्मपाणि अलोकेतेश्वर का जो चित्र है हमने कल यहाँ पर बात करी, तो इसका जो चित्र है गुफा संख्या 1 में है। हमने कल आपसे यहाँ पर चर्चा भी करी थी इसके संबंध में। तो इस चित्र में के बगल में अगर देखें जो ये बनाया गया है गुफा संख्या 1 के दाहिनी दीवार पे इसको बनाया गया है, याद रखिएगा। आप जैसे प्रवेश करोगे गुफा नंबर 1 में जैसे प्रवेश करोगे तो प्रवेश के जस्ट आपके पैरेलल में ही इस गुफा ये बाईं दीवार पर इसको बनाया गया है, किसको आपके बोधिसत्व पद्मपाणि अभी हमने बात करी तो ये इसको दर्शाया गया है। तो इसमें क्या किया गया है ये एक बगल में बहुत शानदार ये एक नारी का चित्रांकन इसमें
आकृति बनाई गई है, इसमें जिसे काली राजकुमारी कहा गया है कि थोड़ा-सा इसमें डार्कनेस इसमें दिखाया गया है, तो कहीं न कहीं इसको जो कहा गया है काली राजकुमारी के रूप में दर्शाया। कभी क्वेश्चन क्या बनता है, वह कौन-सी गुफा है जिसमें काली राजकुमारी का चित्र क्या उकेरा गया है? तो आपको पता होना चाहिए गुफा संख्या 1 ही है जिसमें काली राजकुमारी को क्या किया गया है, ये दर्शाया गया है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं फारस देश के राजदूत का चित्र, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों। इसको आप क्या करो, नोट डाउन करो या कहीं स्क्रीनशॉट खींच भी सकते हो। ये जो चित्र है बहुत दफे अगर मैं कहूँ ये डीएसएसबी के अंदर का यूपी पीजीटी के अंतर्गत पूछा गया है, साथ ही नेट में तो ये ऑब्वियसली ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फारस देश के राजदूत का जो चित्र है वो किस गुफा संख्या में है, तो आपको पता होना चाहिए। गुफा संख्या 1 की बात करें, हमने कहा था कि जो पुलकेशन जो द्वितीय के राज दरबार में ये आया था, फारस का जो राजदूत था वो किसके शासनकाल में, देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि फारस देश का जो राजदूत था वो किसके दरबार में आया था, उस राजा का नाम पूछा, क्या है, पुलकेशन द्वितीय के ये दरबार में आया था, जिसका पुलकेशन ने क्या करा, जो पुलकेशन द्वितीय था उसने क्या करा, उसका भव्य स्वागत करा था, बहुत ही शानदार तरीके से उसका स्वागत किया गया था, याद रखिए। अब आते हैं बहुत ही उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, हम श्रृंखला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देखिएगा कि विषय की दृष्टि से अजंता को हमने क्या किया है, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। 3 भाग कौन-कौन से हैं? देखिए, एक अलंकारिक और दूसरा रूपभेद, तीसरा वर्णनात्मक रूप में हमने क्या करा है, इसको विभाजित किया गया, याद रखिए। क्वेश्चन क्या बनता है कि अजंता के चित्रों को कितने रूपों में विभाजित किया गया, तो 3 रूपों में, 3 भागों में इसको विभाजित किया गया, अलंकृत और रूपभेदित और क्या वर्णनात्मक रूप में हमने इसको क्या है, विभाजित किया है। अजंता के चित्रों में उच्च वर्गीय जीवन चेतना को व्यक्त किया गया है, याद रखिएगा। और साथ ही इसमें ग्रामीण जीवन के दुख दर्द में भी कहीं न कहीं अभिव्यक्त नहीं किया। कहने का मतलब है, इस अगर आप बेसिकली अगर पूरे अजंता की गुफा का अगर देखोगे, मुआयना करोगे, तो उसमें आप ये देखोगे कि कहीं न कहीं उच्चता को कहीं न कहीं ध्यान रखा गया। बुद्ध के जीवन के संबंध या जो राज या महारानी या कहीं अलग-अलग तरीके से दिखाया गया। इसमें ये सभी चीज़ों को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से व्यक्त तो किया है, मगर आप देखोगे जो ग्रामीण जनजीवन का जो दृश्यांकन होता है, दुःख, दर्द, वेदना, ये चीज़ों को कहीं न कहीं इस गुफा में हमें देखने को नहीं मिलती है, इसकी कमी है। देखिए, अजंता के चित्रों को बनाने की विधि की मैंने कल आपको बताया था किस प्रकार से अजंता के चित्र की विधि होती है। मुझे कोई बताएगा किस प्रकार से अजंता के चित्रों को बनाने की विधि किस प्रकार से थी? बताइए। चलिए, जिसे आता है वो बताइए। चलिए स्टार्ट करिए। सर ये भित्ति चित्र में थे। बोलते रहिए। सर इसकी 2 विधि है, एक फ्रेस्को ब्यूनो और एक फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको उसको कहते हैं जो सूखी दीवार पर चित्रण किया जाता है, और फ्रेस्को ब्यूनो गीली दीवार पर अब इसमें जो ये चित्र। सब भित्ति चित्र होते हैं, वो भित्ति चित्र दीवार पर तैयार कैसे किया जाता है, क्या-क्या चीज़ें की जाती है? मैंने कल आपको आपको पूरा डिटेल से बताया, बताइए कैसे किया जाता है? ये बताइए। सर इस सर इसमें चूना पत्थर और उड़द की दाल का पानी और धान की भूसी मिलाकर और गोंद मिलाकर इसको इस पे लेप लगाया जाता है। और चलिए ठीक है, आपने सही बताया, हम पीछे नहीं बच जाएंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं, फ्रेस्को विधि की हम बात करते हैं। 2 अजंता की जो चित्रों की विधि है 2 प्रकार से, ए फ्रेस्को विधि और साथ ही टेम्परा विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। फ्रेस्को विधि के अंतर्गत क्या होता है, फ्रेस्को विधि में क्या होता है, ये गीला प्लास्टर होता है, ये गीली भित्ति हम इसे कह सकते हैं। तो गीले प्लास्टर का चित्रांकन बनाया जाता है, गीली भित्ति पर इसमें चित्र बनाया जाता है, और चित्रकारी विशुद्ध रंगों का इसमें प्रयोग कर अजंता के जो गुफा चित्र है, ये चित्रकारी प्राय फ्रेस्को ये कहा जाता है। अजंता के जितने भी चित्र हैं उनको फ्रेस्को विधि कहा जाता है, या कहीं पे टेम्परा विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। अब टेम्परा विधि क्या होता है, टेम्परा विधि में क्या होता है, जब सूख जाता है प्लास्टर तब उसमें चित्रांकन किया जाता है, तो रंग के साथ उसमें अंडे की जो जर्दी होती है, अंडे की जो सफेद जर्दी होती है, वो साथ ही चूना उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अजंता की गुफा चित्रकारी, हाँ
सर मेरा एक डाउट है इसमें। हाँ सर आप जैसे फ्रेस्को विधि बता रहे हैं और टेम्परा विधि बता रहे हैं, हम इनमें हम एक फ्रेस्को सेको बोलते हैं और एक फ्रेस्को ब्यूनो बोलते हैं। फ्रेस्को सेको जब बोलते हैं तो हम सूखी दीवार, सूखे प्लास्टर पे चित्र बनाना बोलते हैं उसको, और फ्रेस्को ब्यूनो में हम गीले दीवार पे चित्र बनाना बोलते हैं। तो ये फ्रेस्को विधि और टेम्परा विधि यहाँ पे अलग अलग, फ्रेस्को सेको फ्रेस्को ब्यूनो वो आप कह कहाँ सकते गया हो फिर? फेस्को जूनो विधि दोनों इसमें अलग अलग है। फेस्को आपके सामने फेस्को विधि है और जूनो विधि को उसको आप टेम्परा के अंतर्गत रख सकती है। ठीक है, उसके ऑब्लिक करके उसको बोल सकती है। ठीक है, ओके ओके सर। देखिए अब यहाँ पर देखिए अजंता की गुफा चित्रकारी की अगर हम बात करते हैं तो क्या देखिए यहाँ पर देखिए अजंता की जो गुफा आकृति है वो फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। याद रखिएगा किस प्रकार की आकृतियां अजंता के उसमें बनाई गई, तो फ्रेस्को पेंटिंग के उपयोग यहाँ पर किया गया है। याद रखिएगा अजंता की गुफाओं के चित्र लाल रंग की उसमें क्या है बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में क्या है प्रयुक्त किया गया और नीले रंग की कहीं ना कहीं हमें अनुपस्थिति यहाँ पर देखने को मिलती। बेसिकली अगर आप जितने भी अजंता के जितने भी चित्र हैं, अगर यहाँ पर कोई चित्र है तो आपको दिखाना चाहूंगा। तो उन चित्रों में बेसिकली आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लाल रंग का और अन्य अन्यतर जो रंग है उनका प्रयोग किया गया है, और साथ ही जो नीले रंग को कहीं बहुत ही कम यूज किया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको नीले रंग का बहुत ही कम मात्रा में क्या है देखने को मिल रहा होगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा कम क्या है नीले रंग का प्रयोग किया गया है किस गुफा में, आपकी अजंता की गुफा में। इनके चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और साथ ही उसकी जातक कथाओं का ही दृश्यांकन किया गया है। याद रखिएगा अजंता के चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए तो किस प्रकार से ये विशेषताएं हैं। देखिए आप यहाँ पे देख पड़ेगा अजंता के चित्रों में शांति, करुणा और उल्लास, स्थिरता, हृदय, भक्ति, विनय और साथ ही ये तमाम चित्र में क्या दिखाएंगे इसमें दर्शाएंगे। अब मैं आपको एक एक चीजें यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लेके चलूंगा, थोड़ा सा इसमें मैं जो महत्वपूर्ण है उसको देख लीजिए। अजंता के चित्रों में रेखाएं संतुलित हैं और इसमें जो चित्रकारी की गई है वो कुशलता से उसमें प्रदर्शित की गई। अजंता के चित्रों में रंग हो गया, रंग का संयोजन आदि प्रकृति ढंग से किया गया है। देखिए प्रकृति ढंग से क्या किया गया अजंता के चित्रों में किया गया है। इन चित्रों में है देखिए गेरुआ, रामराज, हरा, काजल और नीला और चूने के रंग की यहाँ पर विशेषता मिलेगी। अब थोड़ा सा भी इसकी विशेषताएं मैं आपको दूसरी जगह पे दिखाऊंगा, थोड़ा सा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो साथ ही बौद्ध मठ या स्तूप के रूप में भी हम इसको जानते हैं। याद रखिएगा अब यहाँ पर देख पा रहे, ये देखिए पहली बार जब हम कहते हैं कि अजंता की गुफा को 19वीं शताब्दी में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो रहे उनके द्वारा 1919 में इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1919 में इसे खोजा गया जब वो देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, कहानी मैंने सुनाई थी कि पहली बार जो गुफा खोजी गई थी एक ब्रिटिश अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी, तो उनके द्वारा ये शिकार के जब वो गए थे तब वो उन्होंने खोजी थी 1919 में। शिकार कर रहे थे तो उन्होंने झाड़ियां पत्तियों के और साथ ही जो पत्थरों से ढकी हुई गुफा देखी। ये गुफा इसलिए देखी क्योंकि ये शिकार पे गए थे तो अब आपको मैं दिखाता हूँ। अब ये देखिए अब ये बंदा क्या गया था शिकार करने के लिए गया होगा, तो ये बहुत ही अभी तो यहाँ पर अब ये 21वीं शताब्दी है तो यहाँ पर इतने ज्यादा जंगल अभी भी है, तो उस समय कितना जंगल ना रहा होगा, ये बहुत ही ज्यादा जंगल से पटा होगा। तो यहाँ पर जब ये गए तो यहाँ पर जो आज ये अजंता की जो यहाँ देख रहे होगे जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पर लताएं लटकी होंगी, ये पूरी तरीके से ढका होगा, कहीं से कुछ देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो जब आप ये सफाई की गई थी ये पुरातत्व विभाग द्वारा, तब जाके आप ये इस प्रकार की आकृति आप देख पा रहे होगे। इससे पहले जहां पर ये घास, ये मेरी जहां पर कर्सर देख रहे हैं ना, कर्सर दिखाई दे रहा है, यस सर। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या है घना जंगल जैसा दिख रहा है ना। तो ये वाला जो क्षेत्र था ये भी पहले क्या था पूरी तरह से इसी प्रकार से ढका हुआ था। जब अंग्रेज अधिकारी जब क्या था हिरन का शिकार करते करते इस जगह पहुंचा तो उसने हिरन को ढूंढने के लिए ये लताएं इधर उधर करेंगे तो उसने कहीं पर ये आकृति जैसे दिखे, मकान जैसे ये दिखा होगा, तब वो वहां पर ठहर गया। तब जाके उसकी जाके सफाई इत्यादि ये कराई गई थी। तो उसके पश्चात ये क्या हुआ, ये गुफाओं का निर्माण किया। अब देखिए झाड़ियां
यह पत्तियों और पत्थरों से ढकी हुई गुफा देखी और उसके बाद उसने क्या करा, अपने सैनिकों को गुफा में जाने के लिए रास्ता बनाया और वहां उसने पुराने इतिहास के कई ऐसे गुफाएं मिली और जब उनको गुफाएं मिले तो उसको देखने के बाद उन्होंने इसकी जानकारी सरकार को दी। तब से आज तक इन गुफाओं में क्या उन्हें गुफाओं की खुदाई और साथ ही उसके अध्ययन कार्य अभी भी ये जारी है, किस प्रकार से गुफाओं का निर्माण किया गया होगा, क्या रहा होगा। तो ये तमाम चीजें थी और अद्भुत गुफाएं और साथ ही भारतीय पुरातत्व की देखरेख में इसे रखा गया है। आपको पता है यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के रूप में भी रखा गया है। पूरे साल भर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं गुफा में पर्यटक क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये चीजें हैं, इसको देख लीजिए। अजंता के भित्ति चित्रों के रंगों की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से रंग इसमें प्रयोग किए गए। देखिए खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है अजंता के अंतर्गत। देखिए सफेद रंग जिसमें चूना, खड़िया, जिस्म, चीनी मिट्टी के माध्यम से हमें क्या मिलता है, आपके सफेद रंग का ये चूर्ण मिलता है या कहीं सफेद रंग मिलता है। खनिज रंग हो गया, सफेद रंग हो गया, आपका पीला हो गया, भूरा हो गया, गेरुआ जिसे है हजोरी भी कहते हैं, हजोरी भी इसे कहा जाता है। देखिए पीला जो रामराज या पीला मिट्टी के द्वारा हमें पीला रंग प्राप्त होता है। चमक पाद जिसे पीला पीला निकलता है तो नीला। पेविसी लाजुली करके पत्थर से मिलता है, फारस के ये जो पत्थर होता है फारस से कहीं ना कहीं आयात होता है। आप देखोगे जो इस जो ये रंग है। सर हाँ लेपिस लाजुली ये पत्थर है, पत्थर। हाँ, ये फारस से इसका आयात होता था। ये नीले रंग अगर आप इसको तोड़ोगे इस पत्थर को, तो इस पत्थर को जब आप तोड़ोगे तो इसको जब आप इसको पीसोगे, इसको जैसे आप मान लो ईमान दस्ते में इसको कूट और इसका पेस्ट बनाओगे, तो कहीं ना कहीं ये जो पत्थर होता है नीले रंग का, इसमें क्या आता है कलर हमें देखने को मिलता है। तो ये नीले रंग का होता है। ये बेसिकली जो पाया जाता है ये फारस के देश से इसको आयात किया जाता था। तो ये गुफा नंबर 16-17 में इसका प्रयोग किया गया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये लेप्सी करके ये पत्थर है, याद रखिएगा। अब काला जो रंग जो मिलता था वो काजल से मिलता था, याद रखिएगा। दिया जलाया जाता था, जैसे आपने देखा होगा गांव घरों में। जैसे मैंने आपको परसों भी बताया था कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको जो बाजार का काजल नहीं लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें जो मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती को जलाया जाता है। तो फिर उसके बाद जो चम्मच रखी जाती है, तो चम्मच के नीचे जो मोमबत्ती रखी जाती है तो उसमें जो कालापन बनता है, जो काजल बनता है, वो एक परत जम जाती है, काले कलर की परत जम जाती है। तो उसको निकाला जाता है, तो उसमें थोड़ा सा तेल, हल्का सा तेल लगाया जाता है, तो उसका टीका बच्चे को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये काजल ये रंग का प्रयोग किया जाता था। ये हरा रंग क्या था, जैसे अयस्क होते हैं अलग अलग तरीके से, खनिज अयस्क प्राप्त होते हैं तो उनसे मिलता है। नीला रंग 400 ईसा पूर्व इसका प्रयोग नहीं हुआ था, याद रखें नीले रंग का पहले ही प्रयोग नहीं हुआ था। ये जो बाद में इसका प्रयोग हुआ था, जो नीले रंग के जो पत्थर था उससे ही इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए अजंता की वास्तुकला किसे कहते हैं, जिसे हम भवन निर्माण से इत्यादि की अगर हम बात करते हैं तो वास्तुकला में अगर हम देखते हैं अजंता की गुफा पौराणिक समय में ये निर्मित सुंदर नक्काशी वाली ये खूबसूरत गुफा को हम जानते हैं। आप देख पा रहोगे ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी में नक्काशी आपको देखने को मिलनी है, अभी नहीं देखने को मिल रही है। इसके थोड़ा सा चित्र अगर आपको दिखाऊं, आपके सामने रखूं, तो आप कहोगे हाँ ये देखिए नक्काशी इस प्रकार से ये की गई है। ये देखिए किस प्रकार से पत्थरों को छेनी हथौड़े के माध्यम से कैसे काटा गया होगा। आज क्योंकि हमारे पास इतने आधुनिक हथियार हैं, मशीनें हैं, मशीन के बावजूद भी हम लोग नहीं बनाए। हर जगह पे बौद्ध धर्म से संबंधित चीजें बनाई गई है। पत्थर को किस प्रकार से झरोकों के रूप में काटा गया है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो प्रवेश द्वार के आगे पे इस प्रकार से चीजें दिखाई गई, तो कहीं ना कहीं अद्भुत है। ये ही इसको क्या कहते हैं, ये आपकी नक्काशी। अब यहाँ पर देखिए नक्काशी वाला एक खूबसूरत जगह है। अजंता की गुफा के प्रवेश द्वार पर भगवान बुद्ध की विशालकाय क्या है, पत्थर के काट के बना गई नक्काशी। अगर मान लीजिए ये गुफा नंबर 1 का दरबार होगा तो यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर बुद्ध की प्रतिमाएं देखना, हर जगह आपको बुद्ध से रिलेटेड ही चीजें देखने को मिलेंगी, यहाँ देखिए। ठीक है, अब नक्काशी प्रतिमाएं देखने को मिलती है अजंता की गुफा में। भगवान बुद्ध का अलग अलग स्थितियों में कई खूबसूरत यहाँ पे क्या है नक्काशी वाले पहाड़ों को काट कर खोद कर उसमें भगवान की बुद्ध की पेंटिंग बनाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें आपको ये देखिए उसके अंदर भी ये चीजें दर्शाई गई हैं। तो ये देख पा रहे होगे इस प्रकार के चित्र क्या है आपके अजंता के अंतर्गत भगवान बुद्ध से रिलेटेड ये तमाम चीजें देखने को मिल जाती हैं। आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी के।
अब बात Yes, sir. अब बात सुनिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए भगवान बुद्ध की यहाँ पर पेंटिंग इत्यादि ये सभी चीजें आपको हमने बता दी थी। अब यहाँ पर से थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। इसको ये प्रमुख गुहा में वो जो उपलब्ध जो चित्र है गुफाओं में, कहने का मतलब है गुफा संख्या 9। ये जो हुआ था इस गुफा को जो बनाया गया था एक 100 ईसा पूर्व इसको बनाया गया था। किसके सातवाहन शासकों के समय में बनाया गया था। ये जो गुफा है हियान और महायान से संबंधित है। ठोस हरिमिका ये पाषाण पत्थर जो स्तूप इसे कहा जाता है याद रखिएगा। ठीक है। वहीं अगर आप 10वें नंबर की गुफा देखोगे 10वें नंबर की गुफा 200 ईसा पूर्व, ये जो शुंग काल सातवाहन शासक और हस्तदंत ये जातक कहा जाता है इसको याद देखिएगा। आप देखिए 16 नंबर की गुफा की अगर बात करते हैं तो 16 नंबर की गुफा आपके 475 ईसा से 500 ईसा पूर्व में इस गुफा का निर्माण किन राजाओं के द्वारा किया गया था। ये वाकाटक जो राजवंश थे जो शासक थे शांति और गुप्त काल में इस गुफा को निर्मित किया गया था। इस गुफा में जो चित्र है मरणासन विश्व प्रसिद्ध ये चित्र है। वहीं पर आप देख पा रहे हो कि 17 नंबर की जो गुफा है वो 475 से 500 ईडी के मध्यम ईसा पूर्व के मध्य में वाकाटक राजा और शांति गुप्त काल में बनी है। इसको हमने कहा कि सर्वाधिक जो सबसे अधिक चित्र जो बने हैं तो इसी के नाम से इसको चित्रशाला के रूप में भी हम जानते हैं। गुफा संख्या 1 की बात करते हैं तो गुफा संख्या 1 में 500 से आपके 628 एडी के बीच ये बनी है जो गुप्त काल और चाकुल्य राजवंश के माध्यम से ये इसको निर्मित किया गया है। और शैव या कहें स्थापत्य कलाकार कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर चीजें देखने को मिलते हैं। इसके प्रवेश द्वार को अलंकृत किया गया बना। इसका जो प्रवेश द्वार है बहुत शानदार तरीके से इसके प्रवेश द्वार को बनाया गया है। गुफा संख्या 2 की अगर हम बात करते हैं तो गुफा संख्या 2 ये क्या है 500 से 550 ईडी के बीच ये बनी है। ये वाकाटक और गुप्त काल में इसको बनाई गई है। तो इस गुफा 2 में 2 बाएं और अंगूठे वाली रमणी क्या बनाएगी इसमें चित्र बनाया गया। इसमें जो महासन राजकुमारी का भी जिसे हम माया देवी का स्वप्न जिसे हम कहते हैं तो वो भी इसमें दर्शाया गया है याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं क्या है इसमें। देखिए देखिए गुफा संख्या 9 और गुफा संख्या 10। ठीक है। इसमें जो चित्र दिए हैं गुफा संख्या 9 में ये चित्र है, गुफा संख्या 10 में ये चित्र है। देखिए गुफा संख्या 9 में आपके स्तूप है या शंकर सेनाई है पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहा दिखाए गए हैं। झांझर मृदंग बजाते हुए लोगों को देखे। 2 नागपुरुष की हमने कल चर्चा की थी। एक बैठी हुई स्त्री की हमने चर्चा की थी। ये आपकी गुफा नंबर 9 में है। वहीं गुफा नंबर सम जाता गया छंद जाता गया एक जुलूस है या बोधिसत्व की उपासना करते हेतु राजा का उसका दल उससे मिलने जाला है ये तमाम चीजें। वहीं अगर आप देख पा रहे होगे तो ये गुफा संख्या 16 में माया देवी का स्वप्न सुजाता की खीर राजा शत्रु या बुद्ध से भेंट मराठा राजकुमारी और बुद्ध का जन्म जो है गुफा संख्या 16 में दर्शाया। वहीं गुफा संख्या 17 विलासी वैराग्य या पागल हाथी का अंश या हंस जातक है। यशोधरा की यह जो समर्पण राहुल का हमने बताया था। महाकपि जातक की हम बात करते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा बंदर का रूप धारण किया हुआ है बोधिसत्व से प्राप्त हुआ है। ये दर्शाया गया है याद रखिएगा। जो सिंहवाला वरदान ये दर्शाया गया है। तो और ये साथ ही जो गुफा संख्या ये आप 16 देख पा रहे हो गुफा संख्या 16 में बुद्ध का ग्रह त्याग है। इसमें प्रवेश द्वार पर 2 हाथियों दर्शाया गया धनुर् अभ्यास करते हुए बुद्ध का उद्देश्य दिया गया। वहीं अगर हम बात करते हैं गुफा नंबर 17 में जो यहाँ पर जो मृग जातक है मृग जातक मतलब बुद्ध मृगों के साथ जो हिरणों के साथ श्रृंगार वह राजकुमारी उड़ती हुई गंधर्व कन्याएं जिसमें अप्सराएं जिसमें मृदंग बजाते हुए चल रही हैं बीच में इंद्र चल रहा है वो तमाम चीजें इसमें दर्शाई गई। और वहीं आप देख पा रहे हो गुफा संख्या 1 में हमने बात करते बोधिसत्व विजय मार विजय है शिव जातक है या श्रीवास्तव का चमत्कार या वज्र प्राणी ये चींटियों के पहाड़ सांप की तपस्या है। छत में कमल हंसों को उल्टी छत में कमल हंसों को उकेरा गया है। बैलों की लड़ाई दिखाई गई है। प्रेमी युगल दिखाया गया है। प्राणों की भिक्षा ये गुफा संख्या 1 में। वहीं गुफा संख्या दूसरे में आप देख पा रहे हो महाहंस जातक है विदुर पंडित की कथा है माया देवी का स्वप्न दिखाया गया मनासन राजकुमार को भी कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। 2 बाएं अंगूठे वाली रमणी ये चित्र इसमें दर्शाया गया। बुद्ध का जन्म दिखाया गया झूला झूलती हुई राजकुमार दिखाया गया। ये अलग अलग सर्वनाशी तमाम ये दर्शाए गए हैं आपकी किसमें गुफा संख्या 2 में। देखिए ये आ जाता है। ठीक है इतना ये समझ जाए। अब मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ वो थोड़ा सा यहाँ पर आता हूँ इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा इनको समझिएगा। इसके बाद अजंता पूरी तरीके से समाप्त होने जा रही है।
देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ इसको देखिएगा, अजंता के चित्रों की विशेषता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अजंता के चित्रों की विशेषता इसलिए नहीं बताई क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं लिखा था मैंने। तो ये किताब है, किताब की मैं अच्छी तरह से दिया गया। जब हम अजंता के चित्र अगर हम देखें, लगभग 800 वर्ष तक ये बनते रहे। इनका कालखंड कब से कब तक माना जाता है, बताओ तो? बताइए। सर 200 से 700 ईसा पूर्व। हाँ, 200 से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 700 ईसा पूर्व तक तो माना जाता है बेटा। यहाँ पर एक चीज है, अजंता के चित्र लगभग 800 वर्षों तक बनते रहे। कहने जो इसका कालखंड था 200 से 700 ईसा पूर्व तक तो ये बन गए थे पूरी तरह। तो इसमें जो चित्र बनने लगे थे 800 ईसा पूर्व तक ये बनते रहे। ठीक है, इसी कारण इसमें शैलियों की विविधता देखने को, क्योंकि एक ही कालखंड में बनते तो एक जैसी शैली दिखाई देने को मिलती। फिर 8वीं शताब्दी में भी ये गई तो वहां पर भी क्या मिला, इसमें चित्रों में कहीं ना कहीं विविधता हमें देखने को मिलती है। परंतु अगर हम देखते हैं अजंता का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य जो हुआ था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजंता का जो सबसे बेहतरीन या कहें सबसे अच्छा कार्य किसके कालखंड में हुआ था, तो वो हुआ था सर्वश्रेष्ठ जो कार्य होता है वाकाटक राजाओं के कालखंड में ये हुआ था। अजंता को अगर हम देखते हैं भारतीय चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण स्वर्ण युग किस कालखंड को कहा जाता है, किसके समय पीरियड को कहा जाता है, तो आपको बताना चाहिए अजंता के चित्रों को 200 ईसा से 700 ईसा बीच जो बने थे, तो यही भारत की चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण युग इसको कहा जाता है। अब अजंता के चित्रों की विशेषताएं क्या है, देखिए। अजंता के चित्रों में विशेषकर ध्यान में रखिएगा, रेखा की जब हम बात करते हैं तो इसमें जितने भी अजंता के अंदर जितने भी चित्र बनाए गए हैं, जो भी चित्रकार रहा होगा उसने जो चित्रों को बहुत ही शानदार तरह अत्यंत कुशलता के साथ ये रेखाएं बहुत ही इतनी शानदार तरीके से बनाई कि ऐसे देख के लगता है कि ये जो पेंटिंग है, जो ये चित्र हैं, कहीं ना कहीं ये बोल उठेंगे, ऐसा प्रभाव उनमें देखने को मिलता है। इनमें कोमलता भी दिखाई देती है और इन रेखाओं में कहने का वे दिखाई में कहने का मतलब है कि तीव्रता देखने को मिलती है और लहरात्मकता इसमें देखने को मिलती है। इन रेखाओं में कहीं न कहीं गोलाई लिए, उभार लिए और घनत्व और सरलता और लोच, सभी भाव को कहीं न कहीं ये क्या करती है, ये रेखाएँ कहीं न कहीं दर्शाती है। इसीलिए हमने कहा था कि 20 प्रकार की रेखाओं का अजंता के अंदर क्या है प्रयोग किया गया। जब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, रंग की बात करते हैं, तो अजंता का जो रंग विधान है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा ये रहा है। रंग अमिश्रित है, अलग-अलग तरीके से उसको मिश्रित करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। ठीक है, मिश्रित मतलब रंग को ज़्यादा मिश्रित नहीं किया गया है और साथ ही इसमें चमकीले रंगों का प्रयोग गया है। जितना भी इसका जो सपाट जो सतह रही होगी, जो इसका बेस रहा होगा, वो पूरी तरीके से सपाट तरीके से रंगों को भरा गया है। और कहीं कहीं ऐसी जगह है इस पेंटिंगों में, अगर आप दीवारों पर देखोगे तो कहीं ना कहीं उभार दिखाने के लिए क्या किया गया, आसपास की जो ताने हैं उनको गहरा कर दिया। अब तानों को गहरा करने का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? भारती बताओ बेटा, जल्दी बताइए। चलिए कोई और बताओ। चलिए निकी आप बताइए बेटा। सोनी, सर क्वेश्चन वापस से पूछिए। क्वेश्चन क्या था? मैं ही भूल गया। क्वेश्चन क्या किया था मैंने? देखिए एक मिनट। मैंने कहा कि तान किसे कहते हैं, इसमें ये कह रहा है कि रंगों को इस प्रकार से आसपास तान तान रंगों को भरा गया है कि वो गहरा दिखाई दिया है। देखिए, उभार लाने के लिए क्या क्या किया गया है, रंगों के द्वारा आपस में इसको इस प्रकार से भरा गया, रंगों को उसमें गहरे रंग का तान उसमें दिखाई दिया है। तो ये कहने का मतलब क्या होता है, तान किसे कहते हैं बताइए? बताओ। चलिए। तान मतलब सर शेडिंग, शेड करना। हम्म, टोन जिसे हम बोलते हैं। कौन सा सर ये, हाँ हाईलाइट करना। सर रंगत के हल्के व गहरेपन को तान कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। देखिए, जब हमने इसमें क्या किया, ये क्या क्या कह रहा है, अजंता के जो रंग हैं उनको मिश्रित नहीं किया गया। उसमें चमकीले रंग प्राय जब हम किसी सतह को अगर बनाते हैं सपाट तरीके से, कहीं ना कहीं अजंता के जो चित्र बने हैं उसमें उभार भी दिखाया गया है। उभार दिखाने के लिए क्या किया जाता है, आसपास की जो क्षेत्र होता है उस
क्षेत्र के आसपास का जो रंग, अगर आपको बीच का एरिया दिखाना है तो वहां पर आप रंगत को हल्कापन कर दोगे, उसकी जो अगल बगल का जो क्षेत्र है उसको डार्क कर दोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, चित्र का जो मेन बिंदु है वो खिलकर सामने आ जाता है। तो ये याद रखिए। साथ ही नारी चित्रण आपने देखा होगा कि अजंता में नारी की जो चित्रण तथा में क्या है, उसकी जो चित्रकारी बनाई उसमें बहुत ही ज्यादा सरलता कहें, विविधता देखने को मिलती है। उसमें जैसे प्रणियानी करके माता की बात करें, पत्नी की बात करें, भक्ति के भाव में अलग अलग तरीके से आपने जो महिला का जो कर्तव्य होता है संसार में जिस लिए आई रहती है, उन दायित्वों को वो क्या करते हैं, शानदार तरीके से निर्वाह करती है। तो नारी के रूपों में भावों की अभिव्यक्ता देखने को मिलती है। कह रही मैंने राजकुमारी राजकुमारी का चित्रांकन की बात करती है, अप्सराओं की बात कर दी, मंजीरा बजाती हुई की हमने चर्चा करी थी, और मार विजय की बात करें, राहुल और यशोधरा का समर्पण की बात, कहीं ना कहीं महिलाओं की चित्रों की इसमें विविधता, तो उसके अलग अलग पहलुओं को हम इसमें शानदार तरीके से देखते हैं। तो अंग प्रत्यंग ढंग से उसमें आभूषण हो या सज्जा के रूप में कहीं ना कहीं बेसिकली उसमें देखने को हमें मिलता है। देखिए त्रिभुवन और पुंज मतलब इसमें दैवी दृष्टि, मानव दृष्टि, अलग अलग तरीके से देखिए, आसुरी दृष्टि, तीनों तरीके की दृष्टियों को हमने कभी त्रिभुवन पुंज की अगर हम बात करते हैं, क्या कहा जाता है, इसको क्वेश्चन पूछा जाता है अजंता के कौन सी गुफाओं में त्रिभुवन से संबंधित पुंज को क्या कहा जाए, पुंजन को क्या कहा जाए, तो आपको बताना ये जो बेसिकली इनको जो दर्शाया जाता है वो देवी की दृष्टि या मानव दृष्टि या और कहें आसुरी दृष्टि, तीन चरणों में इसको दर्शाया जाता है। यहाँ पर देवी देवताएं जो होती हैं, जैसे कि अप्सराएं होती हैं, गंधर्व होती है, राक्षसी होती है, नर होता है, नारी होती है, ये कहें अलग अलग तरीके से इसको दिखाया गया। सूर्य हो गया, जैसे चंद्र हो गया, वन वृक्ष ये अलग अलग पशु पक्षी आदि इत्यादि। अब आप देख पा रहे होगे, ये जो महिला देख पा रहे होगी ये क्या है, अजंता में कुछ भावपूर्ण मुद्राएं जो महिलाओं की हैं, ये देखिए, ये अप्सरा होगी, कोई ना कोई इसके हाथ में जो मटका है उसमें कोई ना कोई मदिरा होगी, वो किसी मदिरा का रसपान कराती है। ये जो दूसरी दिखाई दे रही होगी, ये किसी ना किसी को देख रही है, ये वेदना दिखाई है, ये बहुत ज्यादा उदास हो रही है, कह रही कि मेरे को कोई नहीं पूछ रहा है, रहने दो, मैं किसी से नहीं बोलूंगी। तो ये कह रही कि हमें तो कोई पूछ रहा है, तो इस प्रकार से चेहरे में उदासी ये दर्शाइए। देखिए मानव जीवन में अनेक अनेका क्या पक्षों का कहने चित्रांकन दिखाया गया। देखिए अलग अलग चित्र या अलग अलग पक्ष जो होते हैं मनुष्य के, अलग अलग पक्षों को कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश है। देखने का अगर कभी खुशी का भाव दर्शाया गया, कभी गम का भाव दर्शाया गया, फिर कभी दोनों का मिश्रण दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है जैसे जैसे हमारी क्या होती हैं, भाव भिंगमाएं होती हैं, उसी प्रकार से कहीं ना कहीं चित्रों को भी बहुत तत्व में बहुत अधिक संख्या में क्या है चित्रांकन के। अरे जो अजंता की चित्रकारी में लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के चित्रों में समानता के साथ कुशलता से के साथ उसको चित्रों को बनाए। देखिए मानवीय भावों का चित्रांकन अजंता के अंदर अगर आप देखोगे, चित्रों में मानव आकृतियों के भावों को आंतरिक भावों के साथ व्यक्त करने में चित्रकार ने अपनी बहुत शानदार तरीके से उसको उकेरा गया है। दोनों भावों को ऐसे तरीके से मिलाया है कि आंखें हो गया, मुख मुद्रा हो गया, शरीर के अंगों में भंगिमाएं, मन की बातों को चित्र के द्वारा कहीं ना कहीं मुखर होकर जो चित्रकार ने रखा है, चित्र को देखकर ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं चित्र में जो चीजें दर्शाने की कोशिश की गई है चित्रकार ने, वो कहीं ना कहीं दर्शक उसको कहीं ना कहीं अपने हृदय मन से उन चीजों को कहीं ना कहीं व्यक्त करने की एक परिकल्पना या कहीं एक काल्पनिक परिकल्पना करने लगता है, जिससे कि चित्र में जो चीजें चित्रकार द्वारा दर्शाई गई कहीं ना कहीं साकार साकार रूप में कहीं ना कहीं उभर के समक्ष आ जाती है। अब बात करते हैं मुद्राएं। मुद्राएं किसे कहते हैं, मुझे कोई बताएगा मुद्राएं किसे कहते हैं?